बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनल टर्म प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ किस सब्जेक्ट की, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग यानी CS201 की। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये वीडियो ना सिर्फ आपको CS201 की प्रिपरेशन करवाएगी बल्कि आज की ये वीडियो आपकी CS201 जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी भी 100% प्रिपरेशन करवाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो है वो मेरे 45 जो लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, उनको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लें ताकि आपकी जो 100% जो MCQs हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो अच्छे से कवर हो जाए। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर दोस्तों कर दूँ, अगर जिस स्टूडेंट ने मेरे हैंड आउट से जो 45 लेक्चर्स हैं अगर वो लिए हुए हैं, अगर उनको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके सारे के सारे जो MCQs हैं 40 वो कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। ठीक है, ना सिर्फ आपकी शॉर्ट क्वेश्चन MCQs, बल्कि आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो आपको आउटपुट फाइंड करने के लिए कोड दिया जाता है, वो कोड भी उसी को आता है जिसको कोडिंग करनी आती हो, जिसको कंसेप्ट क्लियर होंगे वही उसके आउटपुट भी बता सकता है। तो आपको ये बात क्लियर कर दूं दोस्तों, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्टली जो है आपको जो एक कोड दिया जाता है और कहा जाता है इसकी आउटपुट हमें डिटरमाइन करके बताओ, इसकी आउटपुट जो है फाइंड करके बताओ। तो दोस्तों आपने अगर मेरे ये लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 45 तक अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आप अपने CS201 का भी कंप्लीट पेपर और CS201P का जो कंप्लीट पेपर है वो भी कंप्लीटली सॉल्व करके आएंगे। अब दोस्तों ये शॉर्ट लेक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मेरी वेबसाइट का जो है लिंक दे दिया जाएगा। आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है। मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट लेक्चर्स का, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखने का हुआ CS201 शॉर्ट लेक्चर्स प्लेलिस्ट, क्लिक किया तो आप यहाँ पे क्लिक किया पर जाकर मेरी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है शॉर्ट लेक्चर्स की CS201 उसको कम्प्लीटली वॉच कर लें। जब आप उसको कम्प्लीटली वॉच कर लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं उसकी अच्छे समझ आ जाएगी। उसके बाद चलें अब देखते हैं दोस्तों वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं या वो कौन कौन से MCQs हैं जो हमें सर ने खुद प्रोवाइड किए हुए हैं सैम्पल पेपर के तौर पर। तो इस सैम्पल पेपर को दोस्तों मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए जो है वो खुद जो है वो सॉल्व किया है कम्प्लीटली। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों, जितने भी यहाँ पे MCQs मैंने सॉल्व किए हैं उन MCQs में कोई भी MCQs अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गलत नहीं है। तमाम के तमाम MCQs का जो आंसर है वो 100% एग्जैक्ट है। सो दोस्तों इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के बाद आप 10 साल बाद भी अगर आज की ये मेरी वीडियो देख लेंगे, 10 साल बाद भी इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं कोई पास्ट पेपर सॉल्व करवाना नहीं जा रहा, बल्कि मैं आपको वही सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ जो सैम्पल पेपर जो सर ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है, यानी हमारे इंस्ट्रक्टर ने खुद हमें LMS के ऊपर जो है प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों आपका जो फाइनल पेपर होता है उसकी टोटल टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटा होती है और टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं वो 60 यानी 60 नंबर का पेपर होता है आपका फाइनल का। तो चलते हैं सबसे पहले ये सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो भी सोल्यूशन लगाया उसका आगे रेफरेंस भी दे दिया कि आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हो, क्रॉस चेकिंग करना चाहते हो, तो आप अपने हैंड आउट्स पे जाएँ, वहाँ जाके ये जो पेज नंबर मैंने बताया इस पेज नंबर पर जाएँ और जाकर अपने इस आंसर को जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला जो MCQs है वो यहाँ पे है, डैश फंक्शन इज़ यूज टू डिटरमाइन द करंट लोकेशन वाइल रीडिंग अ फाइल। यानी वो कह रहा है जब हम अपनी फाइल को रीड करते हैं तो उस दौरान हमारा वो कौन सा फंक्शन है जो हमें फाइल की करंट लोकेशन जो है वो डिटरमाइन करके यानी गेट करके देता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो ठीक ऑप्शन है वो ये वाला टेल जी। ये जो दोस्तों टेल जी फंक्शन है ये बेसिकली हमें फाइल को रीड करते हुए करंट लोकेशन जो है वो डिटरमाइन यानी गेट करके देता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 यानी MCQ नंबर 2, उसमें है डैश ऑपरेटर कैन बी यूज्ड फॉर मास्किंग ऑफ फ्लैग्स, कि यानी आपकी मास्किंग ऑफ फ्लैग्स के लिए दोस्तों आप कौन सा जो ऑपरेटर है वो यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर हैं, एक पावर का ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल आर है, और उसके बाद ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसमें सही जो आंसर है वो आपका ये पावर का ऑपरेटर है जो हम मास्किंग फॉर ऑफ फ्लैग्स के लिए यूज़ करते हैं। और आगे मैंने रेफरेंस भी दे दिया, पेज नंबर 250 पे आप जाओ और इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। देन उसके बाद दोस्तों MCQ नंबर 3 है जिसमें सर ने कहा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कि आपको एक कोड दिया गया है और आपने इसकी जो आउटपुट है वो बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आउटपुट फाइंड करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये मेन का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ओके। उसके बाद लाइन बाय लाइन चलते हैं और अपनी आउटपुट लिख लेते हैं सुकून से। दोस्तों आउटपुट लिखने का बड़ा आसान तरीका ये होता है, आप सिंपली कोड को लाइन बाय लाइन देखें और अपने माइंड में जो है उसको यहाँ एक तरफ जो है लिखते जाएँ सुकून से। उसके बाद चाहे रिमूव कर सकते हैं, आप अपने से के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें पहली लाइन में लिखा हुआ है इंट i = 20, मतलब क्या होगा कि रैम के अंदर एक वेरिएबल बनेगा i के नाम से, उसमें क्या स्टोर हो गया
20 स्टोर हो गया। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। लेकिन आगे देखिए अगर आप गौर करो तो देखो आई की फॉर लूप की कोई बॉडी नहीं है, फॉर लूप के लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है। दोस्तों की बात याद रखना, अगर आप अपनी इस तरह फॉर लूप की बॉडी के लास्ट पे सेमीकोलन लगा दो तो वो फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होती, वो फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि उसके नीचे जो कोड होता है वो इसका इस फॉर लूप का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि कोई भी दोस्तों जो कोड होता है वो फॉर लूप का किसी भी आपकी बॉडी का हिस्सा तब होता है जब आपका यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन एक तो ना लगा हो, दूसरा यहाँ पे बॉडी लगी होती है। तो यहाँ पे कोई भी बॉडी भी नहीं है और लास्ट पे सेमीकोलन भी लगा हुआ है। सो यहाँ पे दोस्तों ये फॉर लूप खुद ही चल के जो है कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी इसकी वजह से एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट आई। ये सी आउट आई क्या करेगा, ये बेसिकली हमारी आई की जो वैल्यू है स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो आई की वैल्यू है 20, तो यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा 20। तो यानी इस कोड की जो दोस्तों जो फाइनल आउटपुट है वो 20 है। ये देखें, ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है 10, 20, 9 एंड 1। तो यहाँ पे ट्रू आंसर है 20, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू 20 थी, सो इसलिए स्क्रीन पे 20 डिस्प्ले हो गया। और मैंने यहाँ पे आगे आपके सामने लिखा हुआ है रन ऑन डेव सी प्लस प्लस आई डी, कि आपने अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप इस कोड को कॉपी करके डेव सी प्लस प्लस पे जाके कंपाइल करके देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसमें भी हमने क्या करना है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कि आपको एक कोड दिया गया, आपने इसकी आउटपुट बतानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या हो रहा है, एक मेन का फंक्शन है, उसके अंदर एक चेंज नाम के हम फंक्शन को जो है कॉल कर रहे हैं, और ये हमारा चेंज नाम का फंक्शन बना हुआ है। अब दोस्तों ये जो चेंज फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये एक खुद से पैरामीटर ले रहा है, ए के नाम से आर्गुमेंट ले रहा है, उसके अंदर खुद से वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहा है। तो यानी ए के अंदर उसने वैल्यू स्टोर कर दी 12, तो मतलब ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 12 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इंट बी इक्वल टू 12, कहता है अब एक और वेरिएबल बनाओ बी के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या सेट कर दो, 12 सेट कर दो। नेक्स्ट देखें, कहता है अब क्या करो, ए इक्वल टू ए प्लस बी। अब वो क्या कर रहा है, कहता है ए और बी को प्लस करो, तो ए की वैल्यू क्या 12, बी की वैल्यू क्या 12, 12 प्लस 12 कितना होगा 24। वो 24 कहता है प्लस करके क्या कर दो, उसको ए में रख दो। तो मतलब प्लस करने के बाद उसको किस में रख दो, ए में। तो मतलब ए, ये जो आंसर आया है इसको उठाकर वो ए में रख देगा। तो मतलब ए में जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है वो डिलीट हो जाएगी, उसकी जगह 24 आ जाएगा। तो यानी ए की अब करंट वैल्यू क्या हो गई है 24। उसके बाद वो कह रहा है सी आउट ए, वो कहता है ए को डिस्प्ले करो और उसके बाद प्लस प्लस भी करो उसको बाद में। तो यहाँ पे दोस्तों पोस्ट फिक्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो ये बात याद रखना, जब भी आप पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाते हो तो ये वर्किंग बाद में करता है, पहले आपकी चीज़ डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे सी आउट से क्या होगा, ए की वैल्यू पहले डिस्प्ले होगी, बाद में प्लस प्लस होगी। तो मतलब पहले जब ए सी आउट की वजह से ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी तो वो ए की वैल्यू क्या 24, तो दोस्तों स्क्रीन पर 24 ही दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर ठीक जो इसका आंसर था वो 24 था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला एमसीक्यू है दोस्तों, कहता है वाइल हैंडलिंग फाइल्स इन सी प्लस प्लस। कहता है जब हम अपनी फाइल हैंडलिंग करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, द डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ इफ़ स्ट्रीम लाइब्रेरी फॉर ओपनिंग फाइल इज़। कहता है मुझे ये बताओ कि जब आप फाइल हैंडलिंग करते हो सी प्लस प्लस के अंदर, तो उसमें हमारे पास जो इफ़ स्ट्रीम जो क्लास है उसका डिफ़ॉल्ट वो कौन सा मोड है जो हमारी फाइल को ओपन करता है। तो दोस्तों जब भी आपने रीडिंग मोड, क्योंकि दोस्तों ये जो इफ़ स्ट्रीम क्लास है ना, ये बेसिकली हम रीडिंग मोड के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, फाइल को रीड करने के लिए। तो जब भी दोस्तों आपने इफ़ स्ट्रीम के साथ फाइल को रीड करना हो तो आप फाइल को ओपन किस मोड के साथ करते हो, IOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन के साथ। तो ये इसका ठीक आंसर है। ठीक है जी, चलें तो इसका क्रॉस चेकिंग करने के लिए पेज नंबर 220 पे आप जाकर चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कहता है इन सी प्लस गेट लाइन फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन दैट अलाउज एक्सेप्टिंग एंड रीडिंग। कहता है जनाब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका गेट लाइन का जो फंक्शन है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, कहता है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो मुझे ये बताओ ये अलाउ किसको करता है एक्सेप्ट और रीडिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये जो है एक पूरी की पूरी एक सिंगल लाइन को जो एक्सेप्ट करता है, मल्टीपल लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, सिंगल एंड मल्टीपल लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, ओनली मल्टी वर्ड को इनपुट नहीं करता, बल्कि ये एक पूरी आपकी सिंगल लाइन को जो है वो एक्सेप्ट करता है, रीड करता है। ठीक है जी, तो ये गेट लाइन फंक्शन का काम होता है। चलें जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। कहता है मुझे ये बताओ कि स्ट्रक्चर की करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, मतलब स्ट्रक्चर को किस तरह से हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का बड़ा आसान तरीका होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर का जो भी नेम रखना होता है वो नेम बताते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर की बॉडी ओपनिंग बॉडी होती है, देन क्लोजिंग बॉडी, लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे दोस्तों ये आपकी पहले दो ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रक्चर की बॉडी के लास्ट पे सेमीकोलन होता है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में सेमीकोलन नहीं है, दूसरे में भी सेमीकोलन नहीं है, तीसरे में है और चौथे में भी आप सोच रहे होगे है, लेकिन दोस्तों चौथे में एक एरर ये है कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हम अपने स्ट्रक्चर का नेम बताते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो उसने स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद कोई भी नेम नहीं बताया, इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है जी, ये आंसर रॉन्ग इसलिए क्योंकि इसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं है, ये इसलिए रॉन्ग है, इसमें इसके लास्ट भी सेमीकोलन नहीं है, लेकिन ये आंसर ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखो स्ट्रक्ट भी लिखा, कीवर्ड भी लगा हुआ है, उसके बाद नेम भी है स्ट्रक्चर का, और उसकी बॉडी में हमने वेरिएबल भी बनाया हुआ है, और स्ट्रक्चर की बॉडी के लास्ट पे सेमीकोलन भी है। सो ये इसकी बिल्कुल ट्रू जो है वो डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद जनाब वो क्या रहा जी,
क्या करो, कहता है ये हमारे पास एक जो है ना वो क्या है जी, एक कोड है। कहता है इस कोड के अंदर मुझे ये बताओ, एक स्ट्रक्चर है, देखो बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया उसने, जिसमें एक टाइटल नाम का उसने डाटा मेंबर लिया, मतलब एक वेरिएबल लिया। उसके बाद कह रहा है अगर मैं अपनी इस बुक जो क्लास बुक जो स्ट्रक्चर है, अगर इसका एक पॉइंटर बना दूँ SPTR के नाम से, कहता है मुझे ये बताओ फिर कि इस पॉइंटर की हेल्प से आप इस टाइटल नाम के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करोगे। दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी आप स्ट्रक्चर का अगर सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ किसी चीज़ को कॉल करते हो ना, तो आप डॉट यूज़ करते हो, क्या लगाते हो, डॉट। लेकिन अगर दोस्तों आप पॉइंटर बनाया हो तो फिर पॉइंटर के साथ ये एरो, ये इस तरह एरो सिंबल यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने यही कहा कि हमने कहा सबसे पहले हम जो है पॉइंटर का नाम बताएंगे, जो भी हमारे पॉइंटर का नाम है SPTR, और आगे एरो लगाएंगे, इस तरह एरो लगाएंगे, और उसके बाद आपने उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको एक्सेस करना। तो मैंने कहा मेरे वेरिएबल का नाम है टाइटल। तो दोस्तों इस तरह ये बिल्कुल ट्रू आंसर था इसका, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है जी, कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। कहता है मुझे ये बताओ ये जो प्रोग्राम है आपके पास, इसकी आउटपुट क्या आएगी। दोस्तों इसकी आउटपुट बड़ी ईजी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक लिमिट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेट की हुई है 3। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखें फॉर लूप चल रही है जो क्या कर रही है, कहता है i = i लेस देन लिमिट, यानी i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई, ठीक है, और इसने कहाँ तक जाना, लिमिट से एक कम तक, मतलब लिमिट की वैल्यू क्या 3, तो मतलब यहाँ पे पुट हो गया 3, आई वैल्यू क्या 2, तो कह रहा है क्या 2 छोटा होता है 3 से, वो कहेगा यस, ये अंदर आएगा, अंदर आके क्या करेगा, आई की जो भी वैल्यू उसको लिमिट से मल्टीप्लाई करेगा। तो आई की वैल्यू थी 2, उसको मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, लिमिट की वैल्यू थी 3, तो 3 × 2 जो आपको आया 6, तो 6 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइम ये लूप जब चलेगी तो क्या होगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी 3। तो देखें अब कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्यों नहीं ट्रू होगी, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंडीशन लूप से तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू छोटी है लिमिट की वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 3 है, क्या 3 छोटा होता 3 से, नहीं, तो ये लूप नहीं चलेगी। तो मतलब आपका जो फाइनल आंसर था वो था 6, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक आंसर है, 6 यहाँ पे ठीक आंसर है इसका। उसके बाद देखने कहता है द प्रॉपर वे ऑफ डिफाइनिंग अ मैक्रो इज़। दोस्तों ये मैक्रो क्या होते हैं, मैक्रो बेसिकली हम जब हमने हेडर फाइल के फ़ौरन बाद अपना कोई भी वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना हो, मैक्रो क्रिएट करना हो, तो दोस्तों उसको ऐसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं हैश, आगे लिखते हैं डिफाइन, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम, और लास्ट पे उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो लिखते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाते। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाले में उसने गलती क्या की है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, तो मैक्रो के लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता। और ये बात याद रखना, मैक्रो बनाते हुए हैश डिफाइन कीवर्ड लिखते हैं, हैश डिफाइन, ठीक है जी। चलें तो ये आंसर बिल्कुल इसका ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट दोस्तों कहता है इन C++ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज डन ऑन डैश मेमोरी। कहता है मुझे ये बताओ कि जो आपकी C++ लैंग्वेज है उसमें आप डायनामिक जो मेमोरी एलोकेशन है वो किसके थ्रू करते हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हीप, कि हीप के थ्रू हम जो है अपनी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो करवाते हैं। देन उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल क्लास स्पेसिफाइड। कहता है मुझे ये बताओ कि आपके इन चारों में से कौन सा जो है वो क्लास का एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं होता। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि क्लास के अंदर 3 एक्सेस स्पेसिफाइड होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड। तो यहाँ देखें पब्लिक भी क्लास का एक्सेस स्पेसिफाइड है, प्राइवेट भी है, और प्रोटेक्टेड भी है। लेकिन ये जो पॉइंटर है ये क्लास का एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं है। उसने यही कहा था कि इसमें से वो वाला जो एक्सेस स्पेसिफाइड चूज़ करो जो कि वो वाला आंसर चूज़ करो जो कि एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है ये एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कह दिया, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। उसके बाद देखें नेक्स्ट कहता है डैश इज़ अनदर नेम ऑफ फॉर अ क्लास डाटा मेंबर। दोस्तों कहता है यानी जो आपकी क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल बनाते हो जिनको हम डाटा मेंबर्स कहते हैं, उनका दूसरा नाम क्या होता है। दोस्तों आपकी क्लास के अंदर बनाए जाने वाले डाटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स का दूसरा नाम होता है एट्रीब्यूट, हम उनको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है। और जो आप क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उनको दोस्तों मेथड कहते हैं। अगर आपको पेपर में इस तरह से रहता है कि क्लास में जो फंक्शन होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको दोस्तों हम मेथड कहते हैं। अब ये इंस्टेंस किसे कहते हैं दोस्तों, क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है जी। चलें जी उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है इन C++ क्लास डाटा मेंबर्स आर जनरली कीप्ड एज, मतलब वो कह रहा है जनाब जब हम C++ लैंग्वेज के अंदर किसी भी क्लास के अंदर जब कोई डाटा मेंबर बनाते हैं और उस डाटा मेंबर से ऊपर अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफाइड ना बताएं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफाइड कौन सा सेट होता है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, C++ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफाइड होता है वो प्राइवेट होता है। अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफाइड ना बताओ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर कौन सा एक्सेस स्पेसिफाइड सेट हो जाता है, प्राइवेट। तो इसलिए इसका सही आंसर है प्राइवेट। नेक्स्ट वो कहता है टू डिक्लेयर द फ्रेंड फंक्शन विच कीवर्ड इज़ यूज्ड। कहता है मुझे ये बताओ कि आपकी C++ लैंग्वेज के अंदर फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। दोस्तों हम फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब आप सोचोगे यहाँ पे सारे फ्रेंड हैं तो फिर ये आंसर क्यों ठीक है। दोस्तों इसमें देखो बड़ा क्या मिस्टेक है, इसमें F कैपिटल है। और ये बात याद रखना C++ के अंदर जो है वो 99% जो चीज़ें होती हैं वो
स्मॉल केस में होती हैं, लोअर केस के अंदर होती हैं, कभी भी कैपिटलाइज या कैपिटल केस में नहीं होती। इसलिए ये फ्रंट के अंदर ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें एफ कैपिटल है। उसके बाद ये कम्प्लीटली कैपिटल लिखा हुआ है, ये भी गलत है। इसमें देखो एफ भी कैपिटल और डी भी, ये भी गलत है। इसमें देखो सारा स्मॉल है, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है कि फ्रंट हम लिखते हैं फ्रंट, और फ्रंट जो कीवर्ड है इसको हम कम्प्लीटली स्मॉल के अंदर लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कहता है जी इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोड। कहता है मुझे ये बताओ कि आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर वो कौन सा ऑपरेटर है जो ओवरलोड नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये जो आपका रेफरेंस ऑपरेटर है, सॉरी रेफरेंस एरो रेफरेंस ऑपरेटर, ये हम जो है वो यूज़ नहीं करते सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर ओवरलोड करने के लिए। तो इसका ठीक आंसर ये वाला है। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो पेज नंबर 371 से, मतलब 371 पे जाकर। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, अ क्लास इंक्लूड बोथ डाटा मेंबर्स एज वेल एज फंक्शंस टू मैनिपुलेट द डाटा, दीज फंक्शन आर कॉल्ड। वही बात आ गई जो मैंने अभी भी आपको ऊपर कही थी कि वो कहता है जब आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हो उसको हम क्या कहते हैं। तो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि उसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसे मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास कहते हैं। सो यहाँ पे इसका बिल्कुल ठीक आंसर है मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। देखें जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बता के आया हूँ कि जो क्लास का इंस्टेंस होता है उसको हम क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये देखें इसका बिल्कुल ठीक आंसर था। तो क्लास का जो इंस्टेंस होता है उसको वो बेसिकली इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19, उसमें जो है कहता है इन फ्रंट फंक्शन विच ऑपरेटर इज यूटिलाइज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो कह रहा है जनाब फ्रंट फंक्शन के अंदर हम क्लास की चीज़ों को एक्सेस किस तरह से करते हैं अगर हमने वहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट बनाया हो। तो दोस्तों ये बात याद रखना, फ्रंट फंक्शन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाया हो तो वहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाते हैं। तो ये देखें ये डॉट जो सिंबल है ये यूज़ किया जाता है, ये डॉट ऑपरेटर है ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, अपनी क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए फ्रंट फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ रेफरिंग अ डाटा मेंबर बफ ऑफ अ क्लास नेम स्ट्रिंग, कंसीडर बफ डाटा मेंबर डिक्लेयर एज अ करेक्टर पॉइंटर। कहता है मुझे ये बताओ अगर एक क्लास के अंदर कहता है अब आपके पास बफ नाम का एक डाटा मेंबर है, कहता है उसको एक्सेस हम कैसे करेंगे अगर उसकी डाटा एक स्ट्रिंग डाटा है। दोस्तों उसको बड़ा ईजी है, अगर आप जो है सिंपल जो है वो और सॉरी क्लास का नेम जो है स्ट्रिंग क्लास है। ठीक है, सिंपल दोस्तों ये बात याद रखना, जब भी क्लास के अंदर आपने क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस करना हो तो हम सिंपल लिखते हैं दिस, आगे एरो लगाते हैं, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो ये इसका ठीक तरीके से एक्सेस करने का। उसके बाद कहता है इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोड। कहता है आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा वो ऑपरेटर है जो हम ओवरलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता, ये भी ओवरलोड नहीं होता, ये भी ओवरलोड नहीं होता, ये जो मॉडल्स का सिंबल है ये ओवरलोड हो जाता है। तो इसलिए इसका ठीक आंसर ये वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कहता है व्हेन यूनिरी ऑपरेटर इज ओवरलोड। कहता है मुझे ये बताओ जब आप अपनी सी प्लस लैंग्वेज के अंदर यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो तो उसके लिए कितने जो आर्गूमेंट्स हैं वो हमें पास करने पड़ते हैं एक्सप्लिसिटली कॉल करने के लिए। तो दोस्तों कोई भी ऑपरेटर आर्गूमेंट हमें पास नहीं करना पड़ता, तो इसका ठीक आंसर है 0। उसके बाद नेक्स्ट चलते कहते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये आपके पास प्रोग्राम है, कहता है इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो आपके पास बेसिकली एक क्लास है जिसका नाम ए है, और उसके बाद उस क्लास में अंदर क्या हो रहा है कि डाटा मेंबर है ए के नाम से, आप उस ए की वैल्यू क्या कर रहे हो, नीचे से वैल्यू ले रहे हो। देखो यहाँ पे आपने पहले ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एम के नाम से, एक बनाया एन के नाम से। जब आपने एम ऑब्जेक्ट बनाया उस दौरान अपनी वैल्यू दी 10, तो बेसिकली ए में स्टोर हो गया 10। जब आपने एन ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी वैल्यू स्टोर हो गई 20। तो अब एम वाले ऑब्जेक्ट के अंदर 10 पड़ा हुआ है, एन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर 20 पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने कहा एन इक्वल टू एम, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एम की वैल्यू उठाकर एन को दे देगा। तो मतलब एम के पास क्या वैल्यू थी 10, तो 10 जो है अब एम के पास भी देगा और एन के पास भी 10 चला गया। मतलब एन की जो पहली वैल्यू 20 थी वो डिलीट हो जाएगी और एम की अपनी वैल्यू 10 जो है वो कॉपी होकर एन के पास भी चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है बेसिकली अब कि एन के पास भी अब 10 आ गया, एम के पास भी 10 आ गया। अब आप दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी के साथ भी कॉलिंग करो आपको वैल्यू जो है वो 10 ही मिलेगी, क्योंकि आपने दोनों की वैल्यू सेम कर दी है। तो अब यहाँ पे एन डॉट गेट ए लिखने से क्या होगा, बेसिकली गेट ए लिखने से बेसिकली आपकी जो वैल्यू है 10 वो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे देखो 10 जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटर्स टर्मिनेटर स्ट्रिंग विद नल। कहता है मुझे ये बताओ कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर वो कौन मतलब जब आप टर्मिनेट करते हो अपनी स्ट्रिंग को नल के साथ तो वो कौन सा कहता है मैनिपुलेटर है जो हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम ये एंड्स जो मैनिपुलेटर है इसे यूज़ करते हैं। ये जो एंड्स मैनिपुलेटर होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है, ये हमारी स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है विद नल वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर ये वाला था। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ड राइट इन सी प्लस। कहता है मान लो अगर आपके पास ये कोड है और इस कोड के अंदर कहता है ये जो ना आपने देख के बताना कि इसकी आउटपुट क्या गया। अब देखो ये वैल्यू थी वैर के वेरिएबल की और कहता है सेट प्रीसेशन 4। दूसरी की बात याद रखना, जब भी आप सेट प्रीसेशन 4 करते हो ना
तो बोला क्या होता है उससे उससे बेसिकली जनाब ये होता है कि आपकी जो वैल्यू डिस्प्ले होने जा रही है ना, उसमें सिर्फ पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो है सिर्फ 4 डिजिट डिस्प्ले होंगे। तो ये देखो 3.144 सिर्फ डिस्प्ले होगा, तो पॉइंट से पहले 1 और उसके बाद पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट पॉइंट के बाद, तो टोटल कितने हो गए 4 डिजिट डिस्प्ले हुए हैं। समझ आ गई बात की। उसके बाद नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मेट स्टेट फ्लैग। कहता मुझे ये बताओ कि आपका इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो स्टेट फ्लैग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये जो है ना iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो केस, ये जो है वो यूज़ नहीं किया जाता C++ के अंदर स्टेट फ्लैग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वे टू यूज़ अ कॉपी कंस्ट्रक्ट। कहता है मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा वे है जो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों एक्सप्लिसिट कॉल टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर, हम अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिट कॉल नहीं करते। सो ये इसका ठीक आंसर था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, कहता है अगर हम अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करें तो मुझे ये बताओ, कहता है हमारी इंटीजर आई नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर होगा। बेसिकली उसमें अगर 1 जो है ट्रैवर्स करते हुए क्या स्टोर होगा। दोस्तों ये बात याद रखना, जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हो ना, तो ट्रैवर्स जो है वो करैक्टर ही होता है। ये बात याद रखना, ये नहीं कि अगर आपके वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है तो जो है आपका कीबोर्ड से अपनी की प्रेस की 1 तो आपका 1 जो है वो इंटीजर ट्रैवर्स होगा। नहीं, ट्रैवर्सलिंग जब होती है ना डाटा की, तो तब वो करैक्टर फॉर्म के अंदर ही होगी। हाँ, जब जाके स्टोर होगा ना वहाँ पे मेमोरी के अंदर, फिर वो जो है वो इंटीजर के अंदर स्टोर होगा। तो इसलिए हमने जब दोस्तों कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे तो असल में ट्रैवर्सलिंग जो है वो करैक्टर टाइप की होगी। तो उसने आपसे पूछा था ट्रैवर्स कौन सी डाटा होगी, तो करैक्टर डाटा होगी। ठीक है जी। उसके बाद इन C++ फॉर एवरी स्ट्रीम देयर शुड बी। कहता ये बताओ हमारी C++ लैंग्वेज के अंदर हर स्ट्रीम के पास क्या होता है। दोस्तों हर स्ट्रीम के पास एक सोर्स होता है और एक उसकी डेस्टिनेशन होती है। तो ये इसका ठीक आंसर था, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं जी। और दोस्तों ये जो आपको मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया है, ये सैम्पल पेपर आपको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। और वेबसाइट पे आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर पास्ट पेपर के अंदर फाइनल टर्म के अंदर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा जाके। ठीक है, होगा जी। चलें जी, अब चलता हूँ नेक्स्ट यहाँ पे। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया दोस्तों। नेक्स्ट वो कहता है जी ये बताओ, ये जो आपका C++ के अंदर ये जो परसेंट साइन होता है, सिंबल होता है, ये हम अगर इक्वल के राइट साइड पे यूज़ करें, इक्वल साइन के राइट साइड पे यूज़ करें, तो कहता है ये बताओ हमें किस लिए यूज़ होता है। दोस्तों ये एड्रेस लेने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इस तरह लिखो एक पॉइंटर आपका ए के नाम से इक्वल टू लिख के आगे आप लिखा एंड और इस तरह लिखा दिया बी, तो बोला क्या होगा, बता कि ये जो बी का एड्रेस है ना, ये यहाँ से उठ के जो है वो ए में जाके ए पॉइंट में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली हम एंड किसी भी जो है वेरिएबल के नाम से पहले इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसका एड्रेस फैच कर सकें। तो यहाँ भी हमें एड्रेस लेके देगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कहता है वाइल राइटिंग नेस्टेड क्लासेस इन C++। कहता है मुझे ये बताओ, जब आप C++ के अंदर नेस्टेड क्लासेस बनाते हो, नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट एनलेस एन ऑफ इट इज़ क्रिएटेड। कहता है मुझे ये बताओ, जब आप C++ के अंदर नेस्टेड क्लासेस बनाते हो तो कब तक आपकी मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं होती, जब तक आप इनमें से कौन सी चीज़ क्रिएट ना करो, जब तब तक आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। दोस्तों जब तक आप इंस्टेंस क्रिएट ना करो, तो इंस्टेंस कहते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब जब तक आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती। तो इसका ठीक आंसर था इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट। उसके बाद इन C++ विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एनकाउंटर्ड व्हेन डीलिंग विद रेफरेंस। मतलब C++ के अंदर मुझे बताओ कि हम कब जो है एरर जो है वो एनकाउंटर्ड करते हैं विद डीलिंग विद रेफरेंस के साथ। तो इसका ठीक दोस्तों आंसर है डेंगलिंग रेफरेंस के। डेंगलिंग रेफरेंस के होते हुए दोस्तों हम एरर जो है वो एनकाउंटर्ड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन C++ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज क्विट सिमिलर टू। कहता मुझे ये बताओ C++ के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसकी तरह की होती है, मतलब किसके साथ मैच करती है। दोस्तों फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ। मतलब अगर आप एक फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हो या आप एक तरफ जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो, तो दोनों जो है सिमिलर ही होती हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट उसको कहता है कंसीडरिंग नॉलेज ऑफ यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन। कहता है मुझे बताओ फ्रेंड फंक्शन के अंदर आप अपनी क्लास की फ्रेंड फंक्शन जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर कौन सा रूल जो है एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों जब भी आप फ्रेंड फंक्शन यूज़ करते हो ना, तो आपकी जो क्लास की प्राइवेट और पब्लिक चीज़ें प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं वो भी क्लास से बाहर जो है आउटसाइड द क्लास यूज़ होना शुरू होती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है कि प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड फ्राम आउटसाइड द क्लास। कि फ्रेंड फंक्शन हम बनाते ही दोस्तों इसलिए हैं ताकि हम अपनी क्लास की प्राइवेट और प्रोटेक्टेड चीज़ों को क्लास से बाहर जाके यूज़ कर सकें। नेक्स्ट कहता है द करेक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग अ टेम्पलेट क्लास स्टूडेंट टाइप टी। कहता है इसके लिए एक टेम्पलेट बनाओ
जिसके अंदर आप टाइप टी यूज़ करोगे और आपकी जो क्लास है उसका नाम स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका बिल्कुल ठीक आंसर ये वाला है। सबसे पहले दोस्तों जब भी हम टेम्पलेट बनाते हैं तो पहले हम लिखते हैं टेम्पलेट कीवर्ड, आगे हम लेस देन ग्रेटर देन के अंदर लिखते हैं क्लास, और क्लास के आगे जो भी हमने टाइप रखनी हो, जैसे यहाँ पे उसने टी बताया था तो हमने लिख किया क्लास टी है। उसके बाद बाहर आके आपने जो भी क्लास बनानी है, तो उसने कहा था हमें क्लास बनानी है स्टूडेंट के नाम से, तो हमने कहा क्लास स्टूडेंट के नाम से, उसके बाद क्लास की बॉडी और लास्ट भी सेमीकोलन। तो ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ये नीचे वाले आंसर ठीक नहीं है क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह के इश्यूज़ वो क्रिएट कर रहा है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर 36 है। 36 के अंदर बेसिकली हमें वो कह रहा है अगर आपके पास एक एरे हो और उस एरे का टोटल साइज जो है वो 10 हो, तो बताओ उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा। दोस्तों ये बात याद रखना, जो भी आपकी एरे होती है ना वो जितने भी साइज़ की हो, तो उसका फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट इंडेक्स आपकी एरे के साइज से एक -1 होता है। तो मतलब अगर फर्ज करो साइज़ 10 है तो 10 - 1 कितना होता है 9, तो मतलब लास्ट वाला इंडेक्स 9 होगा। अगर मान लो आपकी एरे का साइज जो है वो 20 है तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स 19 होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट जो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 होता है, लास्ट इंडेक्स जो है वो आपके साइज से -1 होता है। तो जो भी साइज होगा उसमें से -1 कर दें तो आपके पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर साइज 10 है तो उसका लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा 9। तो ये देखिए मैंने लिख दिया कि उसका लास्ट इंडेक्स जो है वो 9 होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहता है ट्रैक द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कहता है मान लो आपके पास ये कोड है, इस कोड में आपने बताना कि इसके आउटपुट क्या है। दोस्तों बेसिकली एक हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल अरे है जिसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 ईच रो में 3 कॉलम है। और वो कह रहा है आपने अब क्या करना है, अपनी अरे के 1 वाली रो के 1 वाले कॉलम की वैल्यू जो है डिस्प्ले करनी। तो दोस्तों 1 वाली रो के 1 वाले कॉलम की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 5। वो कैसे बता, देखो ये आपकी 0 वाली रो है, ये आपकी 1 वाली रो है, तो ये 1 वाली रो होगी। उसके बाद ये 1 वाली रो का 0 वाला कॉलम है, ये इसका 1 वाला कॉलम है, ये इसको 2 वाला कॉलम है। तो ये देखो उसने क्या कहा था, ये 1 वाली रो है तो 1 वाली रो के 1 वाले कॉलम में क्या पड़ा हुआ है वैल्यू 5। तो ये देखो 5 डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड सेगमेंट। कहता है अगर आपके पास मान लो ये कोड हो तो इस कोड के अंदर क्या जो है आउटपुट आएगी। दोस्तों इसकी कोड की आउटपुट 10 आएगी। 10 वाला कैसे आएगी, इधर देखो जरा। वो कहता है सबसे पहले क्या करो, एरे के 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू हमें रिटर्न करो, उसका एड्रेस दे दो हमें। दोस्तों ये एरे का 0 वाला इंडेक्स है, ये 1 वाला, तो मतलब 1 वाले इंडेक्स में पड़ी हुई है वैल्यू 5। जब उसे एड्रेस 1 वाले इंडेक्स का मिलेगा उसके बाद वो क्या कह रहा है, कहता है जिस भी आपने मुझे बॉक्स का एड्रेस दिया ना उससे 4 स्टेप आगे चले जाओ। 4 स्टेप पर जब ये आगे जाएगा तो ये देखो 5 पे खड़ा है, 5 के बाद एक स्टेप आगे जाएगा तो 6 पे आ जाएगा, 6 के बाद एक स्टेप आगे जाएगा तो 8 पे आ जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा 9 पे, 9 के बाद एक स्टेप आगे जाएगा तो 10। तो मतलब 4 स्टेप आगे जब हम गए तो हमें क्या मिला 10 मिला। तो हमें हमारा ठीक आंसर यहाँ पे 10 था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सेगमेंट। तो यहाँ पे देखो हमें बस ये अब ये सेम वही कोड है। अब वो क्या करना है, अब हमें स्टार्टिंग उसने तीसरे बॉक्स से किया, मतलब ये पहला 0 वाला बॉक्स है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 3 वाला बॉक्स है, मतलब 8 से उसने स्टार्टिंग की है। अब वो क्या करो कि आप जिस बॉक्स से अपनी स्टार्टिंग की है ना उससे 4 स्टेप आगे चले जाओ। देखो 8 के बाद मैं एक स्टेप आगे गया 9, 2 स्टेप आगे गया 10, 3 स्टेप आगे गया 6, 4 स्टेप आगे गया 3, तो मतलब यहाँ पे आगे रुक गया। उसने कहा था 4 स्टेप सिर्फ आगे जाना है, तो यहाँ पे आगे जब रुका तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है 3, तो यानी स्क्रीन में डिस्प्ले होगा 3। उसके बाद दोस्तों लास्ट आपका MCQ था 40, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कीवर्ड एंड कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। मतलब वो कहता है इनमें से कौन सा ऐसा आपके पास जो है कीवर्ड है जो हमारे पास यहाँ पे एज ए कीवर्ड नहीं है, जो एक आइडेंटिफायर। देखो टेम्पलेट दोस्तों कीवर्ड है, दिस एक कीवर्ड है, न्यू एक कीवर्ड है, फ्रेंड्स ये कीवर्ड नहीं है। अब आप सोचोगे फ्रेंड हम यूज़ तो करते हैं दोस्तों, वो फ्रेंड C++ के अंदर फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, नॉट अ फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड के आगे S लगा हुआ है, मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ये बात याद रखना। तो जब भी दोस्तों आप ठीक कीवर्ड यूज़ करते हो तो वो कीवर्ड ही होता है, वो वेरिएबल नहीं होता। लेकिन जब आप दोस्तों उस कीवर्ड के आगे कुछ भी अपनी तरफ से कुछ लगा देते हो, जैसे यहाँ पे देखो कीवर्ड था फ्रेंड, आपने आगे S लगा दिया, मतलब फ्रेंड्स लिख दिया, तो अब ये फ्रेंड्स जो है वो कोई कीवर्ड नहीं है बल्कि ये एक आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल बन गया। ठीक हो गया जी। चलें जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपकी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इन शॉर्ट क्वेश्चन अंदर बेसिकली वही है, आउटपुट फाइंड करनी है, और यहाँ पे आउटपुट मैंने दी हुई है। तो ये आउटपुट आपको तब ही आएगी जब आप मेरी 45 जो है शॉर्ट लेक्चर देख लोगे अच्छे से, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप ये 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन ईजिली जो है वो आउटपुट वाले सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने आउटपुट आपको निकाल के दे भी दिया, तो ये फाइल आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, इसके सारी मैंने आउटपुट लिखी हुई है। समझ आएगी बात की। चलें जी। अब दोस्तों मैं वो अब चलते हैं और आपको बताता हूँ कि CS201 और CS201P की जो सब्जेक्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट आप मतलब तमाम 45 लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो तो आपके शॉर्ट और MCQ शॉर्ट और लॉन्ग अच्छे से कवर हो जाएंगे। MCQ दोस्तों MCQs के लिए तो आपने
पूरे के पूरे लेक्चर में कंप्लीट करने हैं, मतलब लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 45 तक आपने कंप्लीट करने हैं उसमें, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए तो जस्ट रीडिंग करनी होती है, उसके लिए कौन सा हमने कोई कंसेप्ट करना होता है। अच्छा, लेकिन दोस्तों जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए आपने ये मेरे टॉपिक का ले तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। ये टॉपिक बेसिकली आपके शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और इनकी आपने अच्छे से कोडिंग करनी है। तो पहले दोस्तों जो टॉपिक है वो है जी वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के। दोस्तों आपने C++ के अंदर वेरिएबल्स कैसे बनाती हैं और डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इनको अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी सैम्पल प्रोग्राम, मतलब ये जो आपने वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स बनाई थी इनके कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स आपने करके दिखाए हुए हैं, वो आपने जो अच्छे से कर लेने हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंडीशन, ये कंडीशन में बेसिकली क्या था, इफ एल्स कंडीशन थी, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन थी, आपके पास नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन थी, तो वो आपने सारी की सारी कंडीशन अगर कर ली तो आपका ये जो टॉपिक है बड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद अगला तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा ये आपको जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक, ये आपके CS 201 और CS 201P दोनों के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। सो आपने इनको अच्छे से करना है इन टॉपिक्स को, ठीक है जी। तो नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है वो लूप विद टाइप्स। दोस्तों आपने सीखना है लूप क्या होती है, उसकी जो टाइप्स एंड फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है, उसका अच्छे से आपको उसका कोडिंग, ये सारे आपने कोडिंग कंसेप्ट अच्छे से कवर करने हैं, इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट दोस्तों कैसे बनाई जाती है, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ की जाती है, ये आपने अच्छे से कवर करना है। और ये जितने भी टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे दोस्तों टॉपिक मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन विद कोडिंग करके दिखाए हुए हैं। सो आपने वो लेक्चर मेरे वॉच कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फंक्शन है। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, उनको आपने कर लेना है। उसके बाद अरेज के अंदर आपने सिंगल डिमेंशन अरे, मल्टी डिमेंशनल अरे अच्छे से करना है। उसके बाद पॉइंटर क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये एड्रेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए पॉइंटर बनाते कैसे हैं, पॉइंटर को यूज़ कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फाइल हैंडलिंग का मतलब दोस्तों ये है कि आप फाइल में किस तरह से डाटा जो है वो स्टोर करते हो, मतलब राइट करते हो, और किस तरह से डाटा रीड करते हो, और इसके डिफरेंट जो बिल्ट इन फंक्शन हैं, ठीक है, वो आपने जो है मैनिपुलेटर्स हैं जो डिफरेंट तरह के, वो आपने जैसे जो है वो कर लेनी है। उसके बाद स्ट्रक्चर, दोस्तों ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर का पॉइंटर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर की चीज़ों को एक्सेस कैसे करते हैं, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद बिट मैनिपुलेशन, जिसमें आपका आर ऑपरेटर बिट मैनिपुलेटर आ जाता है, एंड आ जाता है, लॉजिकल एंड आ जाता है, लॉजिकल आर आ जाता है, ठीक है, नॉट आ जाता है, तो उसको आपने अच्छे से कर देना है। उसके बाद क्लासेस के अंदर दोस्तों आपने अच्छे से सारे कंसेप्ट कवर करने हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, ठीक है, और क्लासेस के अंदर इन जो है ना वो आपके डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इनको आपने अच्छे से जो है वो कवर करना है इस प्रैक्टिकल को। उसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायनामिक एलोकेशन। दोस्तों इस डायनामिक एलोकेशन के अंदर बेसिकली आपने दो चीज़ें कवर करनी है, एक न्यू ऑपरेटर कि वो जो न्यू ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं डायनामिक एलोकेशन के लिए, उसका आपको कोड आना चाहिए, और दूसरा इसमें जो ऑपरेटर है वो डिलीट ऑपरेटर है, कि डिलीट जो आपका ऑपरेटर होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, आपने इसको अच्छे से करना है, इसको बनाते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं वो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर आपने डिफरेंट तरह के 2-3 ऑपरेटर सिर्फ ओवरलोड करके देख लो, आपको समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आपको सारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने 1-2 करके आपने अच्छा अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर लेना। उसके बाद एरे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप अपनी क्लास का जब अपनी क्लास का या अपने जो स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट की जब हम अरे बनाते हैं तो उसको कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं वो आपने अच्छे से सीखना है। उसके बाद स्ट्रीम्स क्या होती हैं दोस्तों, इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, उसकी आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, बफर क्या होती है, और बफर के अंदर हम कौन कौन से हम जो है कीवर्ड यूज़ करते हैं वो आपने अच्छे से जो है वो कवर करना है इस कंसेप्ट को। उसके बाद लास्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये टेम्पलेट्स, जिसमें आपने टेम्पलेट्स के अंदर दोस्तों टेम्पलेट्स विद फंक्शंस क्या होती हैं, मतलब हम फंक्शंस के साथ टेम्पलेट को कैसे यूज़ करते हैं और क्लासेस के साथ टेम्पलेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपका यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे कोडिंग के हवाले से, ये देखो ये आपके वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाना है और जाके इनको जो है चाहे मेरी प्लेलिस्ट से कर लें या ओवर जनरली जो है यूट्यूब से सर्च करके इन तमाम टॉपिक्स को कवर अगर आप कर लेते हो, ये जो टॉपिक आपको मैंने बताए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ना सिर्फ CS 201 बल्कि CS 201 के प्रैक्टिकल के अंदर भी 100% मार्क्स आएंगे और आपके MCQs शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो चले जी, तो ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये भी, और इसके साथ साथ जो है वो ये जो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया है ये दोनों चीज़ें मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा
कहाँ पे बड़ा वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन में, यहाँ पे पास्ट पेपर के अंदर जाकर फाइनल टर्म वाले ऑप्शन पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फाइनल टर्म वाले ऑप्शन पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमारे पास डिफरेंट जो पास्ट पेपर हैं वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। आप यहाँ पे आकर जो है पास्ट पेपर भी गो थ्रू कर सकते हो, उससे भी आपको थोड़ा जो है आइडिया हो जाएगा। थोड़े MCQs उसमें से भी रिपीट हो जाएंगे, हो सकते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो आप उनको भी एक नज़र जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।